गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया है। बढ़िया है सर। सर ओसी की अभी कितनी क्लासेस होंगी? हाँ, आज डिस्कस करते हैं इसके बारे में बच्चा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आप लोगों से बात करनी है इसके रिगार्डिंग। ओसी की क्लासेस जो हमें मेन क्लासेस चाहिए वो 3 क्लासेस काफी है हमें खत्म करने के लिए, बट कुछ आपसे बात करनी है। सभी को आ जाने दीजिए फिर बताते हैं। सर मतलब इस हफ्ते मेन हाँ 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 हाँ, इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। तो अगले हफ्ते फिर अब ऑर्गेनिक की क्लासेस नहीं होंगी? नहीं बच्चा, अगले हफ्ते से ऑर्गेनिक की क्लासेस नहीं होंगी। इसका ये सभी लास्ट है। उसके बाद जो आपका फिजिकल की क्लासेस है वही एक्स्ट्रा होगी तो होगी, वरना और कुछ नहीं होगी। पता है। होस्ट पे मैसेज करना है, बिल्कुल होस्ट पे, ठीक है, जैसे करते थे अपन वैसे ही। सर पिछले लेक्चर में डाउट है। एक लेक्चर में भी हम ओपन कर रहे हैं। और बताइए एग्जाम कैसी रही? सर ऑर्गेनिक इस बार अच्छा नहीं किया। ऑर्गेनिक नहीं अच्छा हुआ सर। क्यों? Yes. आप ही के बैच से तो बच्चे ने बहुत अच्छा सर ऑर्गेनिक बहुत इजी था, बस एक क्वेश्चन में थोड़ा घूम गए। पर इजी था सर। हाँ, पेपर तो इजी था, जैसा कि हमने पहले बोला पेपर इजी है, ठीक है। सर अब वो ये अलग रिवीजन बात, नहीं हो पाई थी, इस वजह से नहीं हुआ। हाँ ये अलग बात है कि आपने रिवीजन नहीं कर पाया बच्चा, क्योंकि क्या है ना कि पेपर जो बनाया था हमने, पेपर खुद ही वेरीफाई किया था, और एक आध क्वेश्चन को फिर बाद में चेंज करवाया था कि थोड़े सा हल्का सा टफ करो पेपर को 10%, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो रहा था। तो उसमें एक आध क्वेश्चन ट्रिकी डलवाया था और कुछ नहीं था, बाकी हो जाना चाहिए था यार। क्लास अगर नोट नहीं से हो, भी आए थे सारे कुछ क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोला था हाँ आपको कि सर। जब मैं पढ़ाता हूँ चीजों को तो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। आपके क्लास नोट्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिले होंगे उसमें बहुत सारे, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर कहीं चीजें खराब हो रही है, कहाँ पे हुई, कौन सा पोर्शन रह गया आपका, किस पॉइंट पे हमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है, इन सब चीजों पे थोड़ा काम कीजिए बच्चा, ये जरूरी है आप लोगों के लिए।
कि सर अगर आप उसी में समझ नहीं आ पाता कि कौन सा टॉपिक पढ़े, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं सर, सबको इकट्ठा बाइंड अप करना मुश्किल होता है। देखो बच्चा, सर अब क्या है टेस्ट ना, में तो जल्दी नहीं हो पाया, पर घर में आके 1 मिनट में हो गया वो क्वेश्चन। मैं वही कह रहा हूँ कि देखो अब यही वाली चीज है, जिसने टेस्ट में कर लिया जो वो अपने आप को प्रूव कर दिया। अब जिन लोगों से टेस्ट में नहीं हुआ, घर पे हो गया, देखो ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक सबसे नहीं होता, सबसे हो जाता है। ऑर्गेनिक में कंपटीशन है ही नहीं। अगर ऑर्गेनिक नहीं हो रहा है तो जरूर कंपटीशन है आपके लिए, आप पीछे हो जाओगे, और कुछ नहीं है। ऐसा है कि ऑर्गेनिक मतलब मान के चलिए कि आपको 10-15 दिनों की रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। अब लोग पूछते हैं सर कहाँ से क्या देखें, पता नहीं चलता है। तो जो सबसे एडवांस्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा, वो अपना है जीओसी, उसके बाद आइसोमेरिज्म आता है। यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब ये पढ़ने का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि हम सबसे पहले रेजोनेंस पढ़ें, क्योंकि इंडक्टिव सबको आता है, नो डाउट इंडक्टिव में चीजें आती है। इंडक्टिव अगर गलती कर रहे हो तो फिर उसको बेसिक से पढ़ना चाहिए, लेकिन रेजोनेंस के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन को हमें एक साथ बाइंड अप करना होगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मीजोमेरिक इफेक्ट, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें एक साथ है, नो डाउट, लेकिन उसको करना पड़ेगा उस ऑर्डर में, उस सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा जो आपको टीचर ने पढ़ाया है। फिर आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उससे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए। क्वेश्चंस आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का आना चाहिए, पीओसी आना चाहिए। यही तो ऑर्गेनिक है, और क्या है। अगर मैं सही सही कहूं तो पेपर में मेरे हिसाब से रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के ही तो ज्यादा क्वेश्चंस थे। यस सर। ठीक है, तो अगर आप इस पे थोड़ा सा बच्चा जोर दें, देखिए थोड़ा बहुत गलतियां हो रही है, नहीं हो रही है, उसे सीखना है। जो लोग का बहुत अच्छा गया उनको भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में नहीं चला जाना है। आपको पता है कि एक्साइटेशन पे जाने के बाद क्या होती है, एनर्जी इमिट होती है, जिसको हम फिर क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, याद है ना। तो हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली वही वाली बात है कि हमें एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं चला जाना है, हमें ग्राउंड स्टेट में ही रहना है। अगर हमारा बहुत अच्छा भी गया तब भी ग्राउंड स्टेट में रहना है, और खराब भी गया तब भी रहना है। खराब इन द सेंस कि आपने रिवीजन नहीं करा, कहीं ना कहीं पेपर आप फिर से देखो बच्चा, विश्वास मानो उस पेपर को आप कर लोगे। तो इसका रीजन है कि इसका पेपर नहीं अच्छा जाने का रीजन एक ही रीजन हो सकता है कि आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं करी। आपने हर बार पेपर को, मैंने पर्सनली 10% पेपर को टफ करा था और कुछ नहीं करा था। पेपर में एक आध क्वेश्चन और इजी डाले गए थे, उसको हटाकर दूसरे क्वेश्चन को डाले गए थे। बस थोड़ा सा क्या है कि पेपर में आपको, जैसे कि अभी मैंने आपको ड्यूटेरियम एक्सचेंज के क्वेश्चंस कराए, एग्जैक्टली कराया हुआ क्वेश्चन है सब कुछ। उसके बाद फिर मैंने आपको जीआई के क्वेश्चंस कराए, जीआई के हर एक क्वेश्चंस वहां पे ट्रिकी डाले गए, नो डाउट। जीआई का लंबा एक क्वेश्चन था जिसको शायद से पता नहीं सर ने हटवा दिया अभी तक की रखा था। एक इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था क्या जीआई का, शायद हटवा दिया था उनको, हटवा दिया इजी था डलवा सर। दिया था। शायद हाँ नहीं इजी था। डलवा दिया था। एक क्वेश्चन और उसमें अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन हटवा दिए गए थे लास्ट में। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं चीजें बच्चा कि आप मेहनत करते रहो। कहते हैं ना, फल की चिंता अभी नहीं करनी है, फल की चिंता लास्ट में करनी है। हमारे पास अभी टाइम है और हम अभी सीख रहे हैं। ये हमारा वो फेज होगा जिसको हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। जो चीज भी है अच्छी है, और जो चीज होती है अच्छी चीजों के लिए होती है, इसलिए आप सीखो। आप बच्चा इस तरह से जब चीजों को सीखोगे तो कोई बात नहीं। हाँ रिवीजन नहीं हो पाया बस इसलिए। अभी जो आने वाले कमिंग टेस्ट है उसमें रिवीजन कीजिए, बढ़िया से कीजिए। और अभी तो ऑप्टिकल वगैरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ एक बात मुझे करनी थी, लगभग लगभग बच्चे सारे आ गए हैं, कुछ बच्चे अभी भी लेट हैं तो आने दीजिए उनको, लेकिन हम बता देते हैं फिर भी। मैं आप ही लोग से एक चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि हमारे पास जो लेक्चर का टाइम होता है ऑलमोस्ट 1 घंटे 20 मिनट होता है, 10 मिनट तो आगे पीछे से ही निकल जाती है। इस 1 घंटे 20 मिनट में हमें 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चा, अपने कंप्लीट ओसी को करने के लिए और चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं नहीं चाहता कोई भी टॉपिक हमारा बढ़िया से ना आपको समझ में आए, बिल्कुल अच्छे से खत्म करने के लिए 3 लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, और अपने पास 3 लेक्चर है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे साथ एक ये है कि मैं जो चाह रहा हूँ उस पर अगर आप एग्री हो तो बता दीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आज आपका क्लास हुआ वैसे ही अब अगले वेडनेसडे को आपकी क्लास होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं होमवर्क दूं उस वेडनेसडे को मॉर्निंग 10:30 to 11 के बीच में
मैं लिंक पोस्ट कर दूं ग्रुप पे मतलब और टाइम बता दूं आपको, आप उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करके, मेरे साथ पर्सनल मीटिंग रहेगा वो, ठीक है, आप उसको जूम के थ्रू ज्वाइन करेंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा, सिर्फ अपन वहां पे डिस्कशन कर लेंगे। कैसा रहेगा ये उपाय? चलेगा सर। बहुत ही बढ़िया रहेगा सर। बहुत बढ़िया रहेगा। सही है सर। तो मैंने यही सोचा कि अपन ज्यादा नहीं, क्योंकि 40 मिनट की वो सेशन होगी, 40 मिनट से एक्सीड कर भी नहीं सकते अपन, क्योंकि आपको पता है कि 40 मिनट ही अकाउंट की सर्विस होती है। तो हाँ ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि आपकी डिस्कशन भी बहुत अच्छे से चली जाएगी, और अगर सैटरडे तक हमारा कुछ बच जाता है तो अपने पास एक संडे है जो हम 20-25 मिनट में आपसे बात करके चीजों को करके खत्म करना चाह रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक पे ले जाना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि क्या है कि हाँ ठीक है ना बच्चा? ठीक है, बाकी लोगों को सर भी मैं सबसे पर्सनली आप डाउट पूछोगे या फिर मतलब सारी क्लास में रहेंगे बच्चे? नहीं, क्लास में सारे रहेंगे। जूम मीटिंग का मतलब है कि जूम सेशन में जो आप लोग स्टूडेंट जितने नंबर में क्लास करते हो वही है जिस दिन क्लास होगी उसके मॉर्निंग वाले सेशन में। जैसे कि अगर अपनी क्लास वेडनेसडे को अब है तो वेडनेसडे को मॉर्निंग 10:30 के अराउंड, ठीक है? ओके सर, ओके। उस समय मैं फ्री भी रहता हूँ, तो हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है? सर उसमें 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं, तो आपके जो क्लास में जो पार्टिसिपेंट्स जो क्लास ज्वाइन करते हैं वो 80-85 के अराउंड ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? और ज्यादा भी करेंगे तो हम उनको एक सेपरेट टाइम दे देंगे, नो डाउट, हमें कोई, लेकिन आने तो दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, डिस्कशन में भी तो लोग भागते हैं, पता नहीं क्यों, कि डिस्कशन सर कर रहे हैं तो ठीक है, डिस्कशन में कुछ नया तो पढ़ाएंगे नहीं, निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मानसिक बच्चा, मानसिकता ऐसी होनी चाहिए कि चीजें सीखने के लिए एकदम हम आगे आ जाएं, ठीक है? चलो, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो अपने पास बहुत ऐसा अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल मीट पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो सर हम इससे अगले क्या होगा, हफ्ते रिवीजन क्लास लगाओगे? ठीक है, हम उसके लिए भी बात कर लेंगे, जैसा है हम जैसा कहोगे कर लेंगे। लेकिन क्या है कि अभी आयुष सर से मेरी बात हुई, उनको भी शायद 1-2 क्लास की रिक्वायरमेंट है, ऐसा आप बता रहे थे वो, ठीक है? तो जैसा है अपन देख लेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग पे भी वर्कलोड ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैंने मॉर्निंग में सर सिर्फ मैथ्स का डिस्कशन सिलेबस क्लास, तो खत्म है। अच्छा खत्म हो गया क्या? ये सर हाँ खत्म सर। ही होने वाला है, मतलब एक ही 2 लेक्चर और बच रहा है। एक लेक्चर बाकी है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, आप तब तो भी ले ठीक है, लेना फिर मुझे क्लास और वो वाले सर भी ले लेंगे, आयुष। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसके लिए भी अपन सर बात आप कर जैसे लेंगे। मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, वो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि होमवर्क वगैरह तो दोगे नहीं रिवीजन क्लास में। हाँ यस सर। हाँ ठीक है, मैं इसके लिए भी बात कर लूंगा। थोड़ा सा अभी क्या है कि जो मैं मेरा इस वीक तक फ्री जाएगा, उसके बाद मैं अगले वीक से थोड़ा सा मतलब ज्यादा फ्री हो जाऊंगा, कहने का मतलब इस वीक तक जो मैं फ्री हूँ 1-8 घंटे फ्री हूँ, लेकिन अगले वीक से मैं फ्री हो जाऊंगा, तो जो बोलोगे जैसा बोलोगे अपन बात कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके। चलिए, मेरी यही बात थी कहना आपसे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा रिविजन पर्पज से अपन काम कर लेते हैं। जो आज होमवर्क देंगे और ये जो होमवर्क है बच्चा, वो अपन उसी दिन डिस्कस कर लेंगे। मेरे हिसाब से होमवर्क आपसे हुए क्या? जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, क्या आपने किया? 2 क्वेश्चन थे। अटेम्प्ट नहीं करे सर सारे। यस सर। अच्छा, सारे नहीं करे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कर लिए सर। ठीक है, थोड़े बहुत दिक्कत आ रहे थे, हाँ जी सर। ठीक है। आज मीजो कंप्लीट करा दोगे आप? हाँ बच्चा, मीजो। हाँ हाँ, मीजो करा देंगे। मीजो से क्वेश्चंस नहीं दिया था ना, दिया था क्या? अच्छा, सर मीजो के भी मैंने क्वेश्चन चले गए थे क्या? ओ, बाय हाँ जी सर, मिस्टेक तब चला गया सॉल्यूशन था, देखा था सर, उसमें बताया था। कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक चले गए थे मीजो के कंपाउंड के जो भी एग्जांपल्स हैं। आज हो जाएंगे अपन मीजो के कंपाउंड्स जो भी हैं। और हमारा बोला ना मैंने तेरे को कि मैक्सिमम 2.5 लेक्चर, अगर 3 लेक्चर मान लो जा सकता, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बस डिस्कशन के लिए मुझे टाइम चाहिए, जो कि मैं आपसे मांग रहा हूँ। 40-40 मिनट करके 2 दिन का टाइम होगा। अगर कुछ बच जाता है, सच रिक्वायरमेंट होती है, तो अपन संडे को एक सेशन लगा के खत्म करना चाहेंगे और कुछ आगे एक्सीड नहीं करेंगे। ये हम बात आपसे आगे करते रहेंगे और ये उसी दिन डिस्कस कर लेंगे बच्चा। हम आगे बढ़े। अब सारे लोग का ध्यान यहाँ होगा, मेरी वीडियो पिन की हुई है, सारे लोग का ध्यान यहाँ पे होगा। जो मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ सुनना। हमने आपको कायरल कंपाउंड पढ़ाया था। कायरल कंपाउंड माने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब जिसमें पीओएस, सीओएस, एओएस ना हो। जनरली हम पीओएस, सीओएस से काम चलाते हैं। मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सारी चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? फिर मैंने आपको कायरल सेंटर पढ़ाया। जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि हमने देखा था
कि कायरल सेंटर होने के बावजूद कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है, उसमें पीओएस सीओएस आ सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज देखा था कि जिस कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है वो डेफिनेटली कायरल कंपाउंड कहलाता है, या फिर हम कहें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि उसमें पीओएस सीओएस नहीं आएंगे एक्सेप्ट अमाइन इन्वर्जन। ये लाइन मैंने लिखाई थी, अगर आपको याद होगा तो। बाकी लोग एग्री करें? यस सर। यस सर। मैंने बोला था कि जितने भी दुनिया में कंपाउंड है जिसमें एक कायरल सेंटर है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज होगा, ऑलवेज। मैंने ये भी आपको लाइन बोली थी कि जो कंपाउंड के पास कायरल सेंटर है, डजंट मैटर 1 2 3 4 5 कितना भी हो, वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेगा। मैंने आपको ये बात बोली थी कि दुनिया में जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। आज हमने लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था इनेंशियोमर्स। क्या होता था इनेंशियोमर्स? अगर एक कंपाउंड लिया और उसका मिरर इमेज आ गया तो उसके मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो हम कहेंगे वो कंपाउंड आपस में इनेंशियोमर्स है। मतलब एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर एक कायरल सेंटर वाला है तो एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो दूसरे का एस होगा। ऐसा हमने प्रूव भी किया था बनाकर। हमने बोला ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों कंपाउंड इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। रीजन इसका बताया था कि एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दूसरा करेगा, और नेट रोटेशन अगर हम उनका देखें, अगर इक्विमोलर ले लें, दोनों का एक एक मोल ले लें तो 0 आ जाएगा। उसकी बात अभी हमने नहीं किया था, आगे करेंगे रेसिमिक मिक्सचर, अभी नहीं किया था। फिर हमने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, आर का एस हो जाए, एस का आर हो जाए, बाकी सब चीजें सेम रहे तो हम कहेंगे वो कंपाउंड आपस में इनेंशियोमेरिक पेयर है या इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स हमेशा पेयर में होंगे बच्चा, ध्यान से समझना। इनेंशियोमर्स हमेशा पेयर्स में होंगे क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है। हमने आपको बोला था कि डायस्ट्रियोमर्स सिस ट्रांस आइसोमर्स को डायस्ट्रियोमर्स भी बोला जाता है, उसको डायस्ट्रियोमर की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और मैंने आपको ये लाइन भी बोली थी कि डायस्ट्रियोमर्स में कुछ चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 3-4 कायरल सेंटर है, अगर किसी के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हुआ और किसी के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हुआ तो कंपाउंड कहलाएगा डायस्ट्रियोमर्स। यहां तक क्लियर है सबका बच्चा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब हम तीसरे डेफिनेशन पे चलते हैं जिसका नाम है मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो आपने लास्ट में बढ़िया से क्वेश्चन का जवाब भी दिया था बच्चा। अगर ध्यान से देखें तो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए थे जिसमें आपने बहुत अच्छे से सोचा था, मिरर इमेज या फिर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोचा था। चाहे तो मिरर इमेज दिख रहा है तो देख लें, अदरवाइज कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें। मैंने ये लाइन आपको बोली थी। आज मैं बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा, और जो भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा वो वेडनेसडे 10:30 AM पे डिस्कस करूंगा। मैं अभी बोल दे रहा हूँ। लिखेंगे बच्चा तीसरा, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड का सीधा सीधा अगर डेफिनेशन बोले तो वैसा कंपाउंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? उसमें पीओएस या सीओएस होगा, खत्म। एओएस नहीं देखते हैं इन जनरल। हमने आपको मना किया था देखने से क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि एक लाइन लो, उसको रोटेट करो, फिर मिरर रखो परपेंडिकुलर, फिर इमेज देखो, तो ऐसे नहीं देखते। जनरली पीओएस सीओएस से अपना काम चल जाता है। तो लिखेंगे बच्चा कंपाउंड्स इन विच two or more chiral center are present, chiral centers are present, but they are optically inactive। ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं बच्चा। ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। मीजो कंपाउंड का मतलब क्या है? अच्छा पहले इसे नोट पॉइंट से पहले एक एग्जांपल तुम्हें समझाते हैं, फिर तुम नोट पॉइंट समझोगे। देखो बच्चा, मैंने एक कंपाउंड लिया, मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। आई रिपीट, फिशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मान लो मैंने ये कंपाउंड लिया, क्या आपको इसमें कायरल सेंटर दिख रहा है बच्चा? यस और नो? यस बोलो। सर। यस यस सर सर यस सर। ये रहा सर कायरल सेंटर, ये रहा कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर हैं। क्या इसमें पीओएस दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर पीओएस Yes, है। sir. अगर पीओएस है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। 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 देखो ध्यान से, तुम आधा आधा मॉलिक्यूल को काट सकते हो, मिरर इमेज आ जाएंगे एक दूसरे के, तो हम कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। अगर बच्चा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और दो कायरल सेंटर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? मीजो। 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 बस यही मीजो का डेफिनेशन है बच्चा। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है और दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये कंपाउंड कहलाएंगे मीजो कंपाउंड्स। अब ध्यान से देखना बच्चा, अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या गेम चल रहा है। एक बार मेरे साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक बार ऊपर वाले कार्बन का निकालो, एक बार नीचे वाले का निकालो, निकाल के देखो बच्चा, एक बार निकाल के देखो, एक बार ऊपर वाले का, एक बार नीचे वाले का, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो। ऊपर वाले का देखो पहले, R 1 2 3, क्या ये रोटेशन होगा? हाँ या ना बच्चा? ये निकालने हाँ जी आना सर, चाहिए S बच्चा होगा। आपको। 1 2 3 है, क्लॉकवाइज है, मतलब ये R है, वर्टिकल पे नहीं है फोर्थ प्रायोरिटी, तो उल्टा कर दो, ये S हो जाएगा। और नीचे वाला का निकाल के देखो बच्चा, 1 2 3, आर हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चा, अब तुम गौर से देखो कि दोनों आइडेंटिकल हैं, हाँ या ना? ये Yes, दोनों sir. आपस में आइडेंटिकल हैं। हाँ सर आइडेंटिकल ही तो हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे से एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसा नहीं सोच सकते हो कि दोनों आपस में एक तरह से इनेंशियोमेरिक पेयर की तरह एक ही ग्रुप में काम कर रहा है। मतलब ये अगर लाइट को लीवो रोटेट करेगा, मतलब नेगेटिव में रोटेट करेगा, तो ये किस तरह से रोटेट करेगा बच्चा? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। अगर ये माइनस थीटा करेगा तो ये कितने पे करेगा? प्लस प्लस थीटा। थीटा। तो जरा मुझे बताओ नेट रोटेशन क्या मिलेगा तुम्हें? 0। Zero. Zero. ये 0 आ जाता है मीजो में, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ? क्योंकि इसमें 0 आ गया। अच्छा क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर है? यस और नो? Yes, sir. यस हाँ, सर क्योंकि Yes. कायरल सेंटर है। अब मेरी बात सुनो, अच्छा दुनिया में जितने भी कायरल सेंटर कंपाउंड होते हैं सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव कह रहा हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं एक्सेप्ट अमाइन। एक बात ध्यान से सुनना, इस कंपाउंड में बचा बस दिक्कत क्या थी, ध्यान से सुनो, क्यों 0 हुआ? क्योंकि अगर ये प्लस की तरफ रोटेट कर रहा है लाइट को, तो ये माइनस की तरफ करेगा, कहने का ये मतलब है, और कुछ नहीं। ठीक है, डेक्स्ट्रो लिवो से कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। आर है तो डेक्स्ट्रो होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों आपस में नेट थीटा ऑब्जर्वेशन क्या देंगे बच्चा? नेट 0। 0। अब याद आया नेट मैं क्यों लिखता था? हाँ सर। हाँ, इसलिए मैं नेट लिखता था बच्चा, क्योंकि दोनों का रोटेशन 0 है। क्या इसमें रोटेशन हो पा रहा है क्या? हाँ हो पा रहा है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर है। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर भी है तो वो रोटेट कर पाएगा, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब ये नहीं होता ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है रोटेशन होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो के 0 हो जाए, कंपनसेट हो जाए, वो अलग बात है। इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। सर बच्चा बोलो। यस सर। प्रेम हेनरिच, अच्छा हटा लिया। तो इसका पहला कंपाउंड लिखेंगे बच्चा, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कायरल या कायरल? क्या लिखो बोलो? लिखो मीजो कंपाउंड्स आर अकायरल। अकायरल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। थोड़ा बढ़िया से लिखो बच्चा, स्पीड बढ़ाना लिखने का। बाकी चीजें आपको मैंने सब चीज समझा दिया है डायग्राम के थ्रू। दूसरा देखो, क्या मैं कह सकता हूँ थीटा नेट ऑब्जर्वेशन इज 0? हाँ सर, ये तो आपने पहले ही बता दिया कि एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा, नेट ऑब्जर्वेशन जो एंगल होगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा ये 0 क्यों हुई बच्चा? क्या आप एक कह सकते हैं इस पॉजिटिव लाइन एक को? बिकॉज नेगेटिव। दोनों एक दूसरे के ड्यू टू ऑपोजिट। इंटरनल कंपनसेशन। देखो एक ही मॉलिक्यूल sir. में, एक ही मॉलिक्यूल में कंपनसेशन हो गई। एक बोल रहा है पॉजिटिव घुमाएंगे, एक बोल रहा है नेगेटिव घुमाएंगे, तो लड़ाई हो गई, बोला ओवरऑल 0 आ गया। हाँ, तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर 0 इसलिए आ रहा है, रीजन होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, तो बोलना ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का मतलब ही हो गया बच्चा, सॉरी कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन
का मतलब ही हो गया बच्चा कि एक पॉजिटिव घुमाएगा तो एक नेगेटिव घुमाएगा। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव डजंट मैटर, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, इसी को इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। तीसरा मैं तुमसे पूछना बताओ ये रिजॉल्वेबल होंगे या नॉन रिजॉल्वेबल होंगे? नॉन रिजॉल्वेबल। दे आर नॉन रिजॉल्वेबल, वेरी गुड, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल। इसका मतलब ये कंपाउंड अगर अकायरल है तो इसमें पीओएस, सीओएस या फिर एओएस प्रेजेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। ये बात है, इसलिए तो इनएक्टिव हो रहे हैं, इसलिए तो ये कंपाउंड इनएक्टिव है। तो मीजो कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट करते हैं। तो लिख लो बच्चा, मीजो कंपाउंड्स are counted as optical isomer। ये मत समझ लेना बच्चा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? सर एक चीज पूछनी है। हाँ बच्चा। सर ये जो फिशर वगैरह होते हैं इनमें हम कभी भी डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्या? ना, फिशर में हम जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वहां पे, चूंकि हम यहाँ पे कायरल सेंटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 बॉन्ड आएगा ना, इस तरह से सोचो ना। ओके सर। अगर डबल बॉन्ड आना हो तो सपोज करो यहाँ CHO रख दिया तो आ गया ना डबल बॉन्ड इसी में, वो sp2 हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है, चलिए इस तरह से बच्चा हम मीजो कंपाउंड्स के बारे में कमेंट करते हैं। अब कुछ बच्चा पूछ रहा है रिजॉल्वेबल का मतलब क्या होता है। रिजॉल्वेबल का मतलब तो वैसे आगे समझाएंगे आपको, लास्ट लेक्चर होगा हमारा रिजॉल्वेबल का, लेकिन हमने आपको एक लाइन समझा दी है कि जितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो रिजॉल्वेबल होते हैं। क्यों होते हैं वो आगे पढ़ोगे, अभी तो बताएंगे तो टाइम पास होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही है, कनेक्ट करो वैसे कनेक्ट करो। लेकिन दुनिया में जितने ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं वो नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, बस इतना याद रखो अभी फिलहाल के लिए। चलो अब मैं तुमसे कुछ बातें यहाँ पे लिख दिया हूं, अब तुम स्टार्ट हो सकते हो समझने के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जिसका नाम है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, कोई बता सकता है टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, टार्टरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? याद तो किया था पर भूल गया। चलो कोई बात नहीं, 4 कार्बन की चेन होती है बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ। 4 कार्बन की चेन होती है और इसमें OH ग्रुप होते हैं। दिस इज नोन एज टार्टरिक एसिड। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चा, इंपॉर्टेंट है। दिस इज टार्टरिक एसिड। अच्छा, इसमें कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं बच्चा आपको? 2। बोलो, 2 कायरल सेंटर। मैं काम करता हूं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये रहा आपका COH, ये रहा बच्चा आपका HOH। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर में HOH को इधर रख दिया हूं, एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चा, SCOH, OH, ठीक है, HH। मैं एक तीसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चा, COH, OH, OH और COH। एक मैं चौथा स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चा, COH, OH, HOH। बच्चा आप इस स्ट्रक्चर को देखकर बताओ, बढ़िया से देखना, क्या इसमें कोई मीजो के दर्शन हो रहे हैं क्या? मीजो कौन होगा? जिसमें फर्स्ट और सेकंड। वेरी गुड, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए ड्यू टू POS और COS जनरली। तो POS यहाँ पे साफ साफ दिख गया तो हम कहेंगे सर ये आपस में क्या हो गए? मीजो मतलब ये मीजो हो गए। मीजो एक सिंगल कंपाउंड होता है, कोई रिलेशन नहीं होता उसका, ठीक है ना। तो बच्चा ये मीजो इसलिए है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो चुका है, तो हम इस कंपाउंड को बोल देते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। देखो बच्चा, इसको मीजो टार्टरिक एसिड बोला जाता है। मीजो का मतलब आप समझ गए होंगे क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ध्यान से देखना, क्या मुझे बताओ 1 और 2 में क्या रिलेशन है? बढ़िया से सोच के बता रहे हैं, जल्दबाजी मत करो। नहीं, याद करो, नहीं, एक सेकंड याद करो, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स क्या होते थे? मिरर इमेज। नहीं, तुम आधा चीज याद रखते हो। इनेंशियोमर्स क्या होते थे? यहाँ लिखा हुआ है पहले, ऑप्टिकली एक्टिव होते थे।
क्या ये सेकेंड वाला ऑप्टिकली एक्टिव है? ये बताओ मुझे। No, और ये sir. फर्स्ट वाला ऑप्टिकली No, एक्टिव है? sir. नो No, सर। sir. तो ये इनेंशियोमर्स कैसे हो सकते हैं? इनेंशियोमर्स का पहला क्राइटेरिया बच्चा कि दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो कहने का मतलब यहाँ पर बच्चा यही कंपाउंड को मैंने ड्रॉ कर दिया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा दूं तो यही तो बन जाएगा। याद करो, Yes, क्रिस्टल sir. को रोटेट कर सकते थे। तो दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। बच्चा ऐसा मत कर देना कि आपस में मिरर इमेज है। याद करो, मिरर इमेज तो हम देखते थे, लेकिन कब? जब दो ऑप्टिकली एक्टिव होते थे। हम ऐसा कभी नहीं देखते थे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव में भी मिरर इमेज दिख गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव का अगर तुम मिरर इमेज लोगे तो दे आर आइडेंटिकल। याद रखना, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आर आइडेंटिकल। मैं नोट डाल के लिख देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब मीजो का अगर तुम मिरर इमेज लोगे तो फिर से क्या बन जाएगा? वही कंपाउंड बन जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ तो सर। मैं लिख देता हूं बच्चा, मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। ये ध्यान रखेंगे, ये आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने उसको रोटेट कर दिया बस, और क्या किया? और तो कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मुझे बताओ इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है? तो मैं इसको नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको नंबर 3 बोल देता हूँ। बताओ, बढ़िया से अब सोचना, जल्दबाजी मत करना। पहले बात, मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? पहले बताओ। इनएक्टिव है सर। इनएक्टिव। इनएक्टिव कैसे है? एक्टिव है सर। एक्टिव है सर। इनएक्टिव कैसे बोल दिया तुम लोगों ने? ये कंपाउंड में कायरल सेंटर है, और कहाँ पीओएस कहाँ है इसमें? सीओएस कहाँ है इसमें? बताओ। नहीं है सर। ऐसा देख रहे हो नहीं है क्या कि सर ये और ये? अरे नहीं, ये दोनों ग्रुप टुवर्ड्स द व्यूअर है, ऊपर निकले हुए हैं। याद आ रहा है कुछ? ये Yes, 3D sir. प्रोजेक्शन कुछ ऐसा है, आगे निकला हुआ और वो पीछे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? Yes, sir. Yes, sir. ये कंपाउंड इसलिए आपस में क्या हो गए? Enantiomers. Enantiomers. एंशियोमर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने आपको सिखाया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने अभी तक नहीं भी सीखा है तो, लेकिन अब कुछ 10 एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप चीजें सीखे। तो ये दोनों आपस में एंशियोमर्स हैं, और यहाँ पर एक कंपाउंड मीजो बन चुका है। इसको हम मीजो टार्टरिक एसिड बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे पीओएस हमें दिख गया है। तो अभी मैं क्वेश्चंस देता हूं, फिर आप करो उसको, फिर मैं समझूंगा कि चीजें आप सीख रहे हो। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है, अगर मैं इस कंपाउंड को 1 बोलूं, ये 1 ही है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है? Diastereomers. वेरी गुड। 1 और 2 में डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स कभी ये नहीं बोलता कि हम ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ध्यान से उसका डेफिनेशन पढ़ना, स्टीरियो आइसोमर्स लिखा हुआ वहां पे। मतलब इनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डायस्टीरियोमर्स कुछ भी हो सकते हैं, और मीजो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मेरी बात समझ में आ गई बच्चा? बट सर 1 and 2 में तो दोनों सेम ही तो हो रही है रोटेशन। 1 और 2 ये है बच्चा। अच्छा सर, मुझे लगा वैसे पूछा है ये आपने। 1 तो एक ही है ना, 1 तो एक ही Yes, है sir. ना। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया आपने? यस Yes, सर। sir. कर लिया यस सर। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। 1 और 2 में आपस क्या बोलोगे उसको? डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है। अच्छा, 1 और 3 क्या है आपस में? Diastereomers. डायस्ट्रियोमर्स। अरे कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, और क्या? यहाँ पर बोलोगे सर सब कुछ बदल गया, तो आपने तो बोला था वो, लेकिन मैंने बोला था ऑप्टिकली एक्टिव भी देखना, ये चीज भूलना मत। ये मीजो का एक छोटा सा डेफिनेशन है, आपने कॉपी कर लिया बच्चा ये? Yes, sir. चलो यस। चलो, अब क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड्स। आपको मीजो कंपाउंड निकालना है, इसमें से कौन मीजो कंपाउंड्स है। आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन। बढ़िया, एकदम सब्र से करना, आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी करोगे आंसर नहीं आएगा।
पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा बच्चा सारे लोग। और आज का लेक्चर फिर मैं कह रहा हूँ ऑप्टिकल के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से सीखिएगा बच्चा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सीखिएगा। नहीं आए तो पूछिएगा माइक ऑन करके। इसमें आपको 9 कंपाउंड मैंने दिया बच्चा, आपको बताना है इसमें से मीजो कौन कौन है। मीजो के लिए देखना क्या है कि उसके पास कायरल सेंटर हो पहला, दूसरा कायरल सेंटर के बाद उस कंपाउंड में क्या हो, उस कंपाउंड में पीओएस या सीओएस हो। जनरली यही देखना है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो कहने का मतलब। चलिए नोट डाउन कीजिए पहले। आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, बस आपको यही चेक करना है। थ्री है क्या सर आंसर? नहीं बच्चा, देखता हूं मैं, ठीक है। आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं देखता हूँ, लेकिन 3 नहीं है मेरे हिसाब से, जो मुझे ऊपर ऊपर दिख रहा है। मैंने तो क्वेश्चन से फ्रेम करके आपको दे दिया है। मैं जो पूछता हूँ बताना, क्या पहला वाले कंपाउंड में कायरल सेंटर है? यस यस सर। 2 कायरल सेंटर है? Yes, हाँ sir. है, 2 या 2 से ज्यादा Yes, देखना है। क्या पीओएस दिख रहा है? यस सर। यस सर हाँ सर, आधा आधा काट दो, पीओएस दिख जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों सीएल ऊपर हैं, निकले हुए दोनों सीएल और हाइड्रोजन आपकी तरफ और सीएचओ पीछे की तरफ है, ऐसा आपको मैंने बताया था और आपने ऐसे ऐसे काट दिया बीचों बीच। तो पीओएस है, मतलब ये कंपाउंड मीजो है। सही है, अच्छी बात है। दूसरा वाला बताइए। यस सर। नहीं है Yes, दूसरे sir. वाले में No, ये भी sir. कायरल Yes, सेंटर sir. है, ये भी नहीं है कायरल सर। सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। यस अगर मैं यहाँ से काट दूं बच्चा एच और बी आर को काटते हुए, सपोज करो एच और बी आर ऊपर निकले हुए हैं, उनको काटते हुए काट दूं, तो सीएल सीएल का मिरर इमेज आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आ जाएगा, और सीएचओ सीएचओ कहाँ है? पीछे की तरफ, क्योंकि वर्टिकल पे जो होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। तो इसका Yes, मतलब उनका भी मिरर इमेज आ जाएगा, मतलब पीओएस है बच्चा, यहाँ पे भी कायरल सेंटर भी और पीओएस भी है, मतलब ये मीजो है। जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर बोलो। कैसा है? हाँ बच्चा, पीआर वाले पे कायरल सेंटर। अच्छा ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसको सूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। अभी मत बोलो आप कायरल सेंटर, लेकिन ये कायरल सेंटर है, ये मैं बता रहा हूं है, लेकिन अभी आप पढ़ोगे। दिस इज नोन एज सूडो कायरल सेंटर, झूठा कायरल सेंटर। अभी बताएंगे आपको आगे फॉल्स कायरल सेंटर। अभी नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, 2 कायरल सेंटर आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसी से कर लो आप, आंसर आ गया है ना? यस चलो, Yes, sir. तीसरा वाला बताओ। नहीं है सर। नहीं है सर। पीओएस सीएस नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दिख रहा है ना बच्चा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये मीजो नहीं हो सकता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4,
एक्टिव है। नहीं है सर, Active है। ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहे हैं सर, ये इसमें मीजो नहीं आ सकता। ऑप्टिकली एक्टिव मीजो नहीं होते हैं। पांचवा देखो, नहीं है सर। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। है सर। सर इस पे इवन नंबर ऑफ चेंजेस अच्छा एक चीज बताओ, Changes के बाद एक चीज बताओ, सर वो स्लाइड के बीच हम में काटें अगर है सर। हम नहीं काटना वैसे नहीं है, काटना आपको तरीका मैंने आपको बता दिया, वैसे ही काटना है। ज्यादा ऐसे ऐसे Number of घुमोगे change तो आपको करनी है। दिखेगा नहीं। आप एक काम करो ना, उसको इवन एक्सचेंज करके और बना के देखो ना, और क्या बन सकता है। यस सर, हो जाएगा। तो मैं पांचवा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बच्चा। इस पांचवे में मैं क्या कर रहा हूँ, इवन एक्सचेंज कर रहा हूँ। देखो नीचे वाले कार्बन पे मैं इवन एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये CH3 को मैं इधर कर रहा हूँ और इस हाइड्रोजन से एक्सचेंज कर रहा हूँ, और इस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। इवन एक्सचेंज करने के बाद, इवन एक्सचेंज करने के बाद CH3 HCl, क्या Cl इधर आ जाएगा बच्चा? यस सर। अब बताओ क्या POS है? यस सर। यस सर। यस सर। आपको ये चेक यस सर। पड़ेगा बच्चा। ये जो अगर आप बोलोगे ना नो सर, तो इसका मतलब है आप में आलस गिर गया। तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। कार्बन की मैक्सिमम कार्बन की चेन को एक जगह लाके रख दीजिए। आपको जनरली सामने 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 कोशिश कीजिए लाने की। अगर सामने सामने आ गया तो अपने आप दिख जाएगा कि हाँ सर वो POS कंटेन कर रहा है। अगर POS कंटेन कर रहा है तो हम कहेंगे यस सर ये मीजो है। ये दूसरे तरह का डायग्राम बना रखा है, इसका मतलब ये आपको इसमें नहीं दिखेगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई सबको? यस Yes, सर। यस sir. सर। यस सर। अच्छा ये Yes, वाला sir. बताइए जरा, 6 वाला। यस सर। यस हाँ सर। सर है है, सर। क्योंकि Yes, sir. है। है सर। क्योंकि तो इसमें bond के पीछे ये काट देखो, देंगे। ये देखो POS POS दिख है। रहा है यस सर। यस सर। और 2 कायरल सेंटर भी है, तो मैं कहूंगा मीजो है। बच्चा मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है। अब याद आया कि इस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल देते, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर क्यों होता था? क्योंकि रोटेशन तो हो रहा है एंगल PPL का, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। समझ में आया मेरी बात? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 जरा बताओ। है सर। Chiral COS नहीं है। पहले तो बताओ कायरल सेंटर है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। No, sir. देखो एक बात सीधी से क्लियर है कि इसमें POS है, नो डाउट POS दिख रहा होगा। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है सर। POS तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कायरल सेंटर है क्या? No, नहीं है sir. सर। नो कायरल सेंटर। और जब कायरल सेंटर ही नहीं है तो रोटेशन नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, तो मीजो कैसे होगा? क्लियर है क्या? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, कायरल है सेंटर सर। है क्या? यस है। है सर। है। और आप साफ साफ देख सकते हो इसके अबाउट POS भी। इस मिथाइल का मिरर इमेज, ये मिथाइल नीचे हाइड्रोजन है, इसके नीचे भी हाइड्रोजन है। दिख रहा है क्या बच्चा? Yes, यस sir. सर। कंपाउंड मीजो है। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार चेक करो फिशर बनाकर। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत करोगे तो ऑप्टिकल सीखोगे, वरना Yes, sir. ऑप्टिकल नहीं सीखोगे। और इसको मीजो बनाओ, ये एक बार फिशर बनाओ, तब तुम्हें आइडिया लगेगा। फिशर बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत बताया था कि इसको इस तरह से घुमा दो ताकि यहाँ पे दोनों किस तरह से आ जाए, ऐसे आ जाए ना बच्चा, एक तरफ। Yes, sir. तो 9 वाले को मैं तुम्हें घुमा के दिखा रहा हूँ, देखना। यहाँ पे अभी बाहर की तरफ Cl है, पीछे की तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ आगे की तरफ हाइड्रोजन है और पीछे की तरफ Cl है। तो आप इसको एक बार घुमा दो। जैसे आप बच्चा घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाएगा। कहने का मतलब क्या ये Cl जो यहाँ पे आगे पीछे था वो आगे चला आएगा? अब आपको इस फॉर्म में भी आपको दिख गया होगा POS, देखो। अरे दिखा? यस सर। इस फॉर्म में भी आपको बच्चा POS दिख गया होगा, क्योंकि आप इसको इस तरह से काट सकते हो। क्योंकि जब आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा के जब खींच दोगे तो Cl यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, Cl यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ये साफ साफ दिख गया कि सर ये वाला POS है और 2 कायरल सेंटर भी है, तो हम कहेंगे सर ये मीजो है। मेरी बात समझ में आई आप लोग को? यस यस सर। सर। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लियर है? यस सर। चलो, जिनके सारे सही है बहुत अच्छी बात है बच्चा। वैसे इसमें मीजो कितने हो गए? 5। 1 2 6 3 छः। 4 5 छः। 6।
मीजो निकालने का तरीका बहुत सिंपल था। मीजो के लिए अभी मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा, आप परेशान मत होना। क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, रिलेशन बिटवीन देम। आपको जितने भी कंपाउंड मैंने पढ़ा है, जितने भी आइसोमर्स पढ़ा है, उसके हिसाब से आपको रिलेशन बताना है कि ये आपस में क्या है। इनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर्स हैं, क्या है, फलाना ढिकाना बताना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन सर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ बच्चा, यस सर, देख लिए। चलिए सारे लोग एक्टिव रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चंस मैं इजी करवा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे टफ करते जाऊंगा। CH3 CHO HCl H फ्लोरीन, यहाँ पे बचा CH3 Cl H फ्लोरीन HCHO। बताएंगे बच्चा ये दोनों आपस में कैसे क्या रिलेशन रखेंगे? एनैंशियोमर। दे आर इनेंशियोमर्स। क्लियर है क्या? यस ये मिरर इमेज दिख गया, इसलिए हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। अगर नहीं दिखता तो RS निकालते, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं। दूसरा CH3 HF HCl COH, यहाँ पे बचा COH CH3 Cl H क्लोरीन हाइड्रोजन। ये दोनों कंपाउंड को जरा देखें और बताएं, ये दोनों कंपाउंड आपस में इनका क्या रिलेशन है? सर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये दोनों कैसे बच्चा? सर आइडेंटिकल। यस सर, दे आर आइडेंटिकल। वेरी गुड। ध्यान से देखो बच्चा, रोटेट कर दिया है। हमने इसको उठा के इधर और इसको याद करो, मैंने फिशर की एक प्रॉपर्टी बताई थी, कुछ याद आया? फिशर 180 डिग्री रोटेट 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो और उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो ये रोटेशन ही तो है। अरे COH नीचे था, उसको ऊपर कर दिया, तो देखो फ्लोरीन किधर आ जाएगा? इधर। क्लोरीन किधर आ जाएगा? इधर। अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस और कुछ भी नहीं बदला है, तो हम कहेंगे सर ये आपस में आइडेंटिकल आइसोमर्स है। क्लियर है सबका? आइसोमर्स नहीं है, सॉरी, Yes, sir. आइडेंटिकल्स है। दे आर आइडेंटिकल नॉट आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा प्रैक्टिस करें बच्चा, जैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस कैसी होगी? मेरे साथ आंसर फ्रीक्वेंसी मैच कराकर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, COH Cl H क्लोरीन हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे बचा है COH CH3, यहाँ पे बचा हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन। दे आर टाइप्स ऑफ आइसोमर। बताइए जरा, ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल। वेरी गुड। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ध्यान से देखो, या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। वेरी गुड। रीजन क्या है सर? सर इस कार्बन पे COH H और Cl था, ये जादू कैसे हो गए? ये जादू हो गया ना, ये तो पोजीशन चेंज कर रहे हो ना बच्चा, देखो। हाँ है ना? हाँ सर। आप तो Yes, आपने sir. तो Yes, sir. कनेक्टिविटी ही बदल दी। इसका मतलब दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या फिर हम कह लें दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल में कौन सा है, कोई बता सकता है? पोजीशन। पोजीशन। वेरी गुड। स्ट्रक्चरल भी है और स्ट्रक्चरल में पोजीशन है, जैसा कि आप लोगों ने बोला। बहुत बढ़िया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4, CH3। अब मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन देता हूं, अब आपको थोड़ा ड्रॉ करना है। HCl HF CH3 CH3 HCl फ्लोरीन हाइड्रोजन CH3। दे आर बोलो डायस्टीरियोमर्स। क्यों? क्योंकि सर ये वाला पोजीशन ये तो वही है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इसमें आपने ऑड एक्सचेंज करा है। दिख रहा है क्या? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. अगर ये Yes, sir. R रहा होगा तो ये S हो गया होगा, या फिर ये S रहा होगा तो ये R हो गया होगा। बोलो बच्चा। यस Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो दे आर डायस्टीरियोमर्स। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। सर डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि कुछ चेंज हुआ है कुछ नहीं हुआ है, इसलिए। हाँ 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 हाँ। नंबर 5, ये नंबरिंग गलत दे दिया क्या? नहीं सही है। 5 नंबर
5 नंबर देखेंगे बच्चा, CH3H क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, CH3 हाइड्रोजन। ये दोनों किस टाइप के आइसोमर्स हैं ये निकालिए आप। अब ध्यान रखिए, आपको इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, आप RS निकालो, क्योंकि RS से आपको जल्दी दिख Enantiomer। जाएगा। एनेंशियोमर से सर। एक बार RS निकालो, एक बार RS निकालो बच्चा, आपको दिख जाएगा। RS निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टेरियोमर सर। वो तो आप लोग जानो, वो तो आप निकालो, मैं आपका बस साथ दूंगा। यहाँ पे बच्चा क्लोरीन है, इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, नीचे 2 नंबर आएगा, 3 नंबर आएगा। रोटेशन ऐसा है, यस और नो? यस सर। सर आइडेंटिकल है? हमें नहीं पता, कॉपी करो, हाइड्रोजन निकालो, खुद निकालो तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये आइडेंटिकल है कि क्या है। CH3Cl क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा S, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। आगे चलो, 1 2 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मतलब ये भी ये आपका R है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे यस सर, आगे कहाँ पे है? डायस्टेरियोमर सर। यहाँ पे। अच्छा, ये वाला निकालो जरा, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है क्या बच्चा? यस सर। 1 2 3 अगर आपको ये दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, R या S? आर। आर। और नीचे वाला देखो, 1 2 एस 3, हो जाएगा। ये एस। R होगा ना रे, S कैसे होगा? हाँ सर आर। एंटी क्लॉकवाइज में S होता है ना। ये तो अभी हॉरिजॉन्टल sir. पोजीशन पे हाइड्रोजन इधर है, तो उल्टा करोगे ना। अब देखो दोनों Yes, आपस में sir. कैसे आइसोमर्स हैं, सोचो देखो। डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा, आंसर अगर आपको मिरर इमेज नहीं दिखता है तो पहले बच्चा आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये डायस्टेरियोमर्स है, इनेंशियोमर्स है, क्या है। अनठेकानी कुछ भी बोलोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? सर Yes, उससे sir. भी कर सकते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इवन एक्सचेंज से। हाँ, अगर तुम्हें दिख जाता है इवन एक्सचेंज वाला तो कर सकते हो, नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, ठीक है। इवन एक्सचेंज अगर तुम्हें दिख रहा है तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें दिख रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ दिख गया था कि ये CH3Cl, इसके करस्पॉन्डिंग ये एक्सचेंज हुआ, तो S का क्या हो गया, R देखो दिख रहा है ना। हाँ सर। यस सर। अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें सब कुछ बदला हुआ दिख रहा है, तो कुछ भी एक्सचेंज नहीं कहोगे, या फिर कहोगे कि सर हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा कि ये CH3 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है, मतलब ये CH3 फ्लोरीन से एक्सचेंज किया होगा, फ्लोरीन यहाँ होगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज किया होगा तो यहाँ आएगा। अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है। समझ में आ गया मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चा कुछ क्वेश्चंस है, वो आप बनाओ, वो आप करो, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं सिर्फ, और आपको अब करना है। CH3 Cl H Cl H COH, और यहाँ पे बच्चा Cl Cl COH CH3, ये दोनों आपस में कैसे आइसोमर से आपको बताना है। अब देखो पहली बात, मेरी बात सुन लो ध्यान से। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को इजी करना, गलती ना करना, तो पहले आप उसको फीचर में कन्वर्ट कर दो। इसलिए फीचर पढ़ाया था। करके देखो एक बार और मुझे बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, आप ट्राई करो एक बार, सबसे रिक्वेस्ट है। फीचर बनाने के लिए सर आपने बताया था कि पहले एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाना पड़ता है। हाँ, यही सारी दिमाग तो लगानी है, तो मैं एक बार एक्लिप्स्ड फॉर्म बना लेता हूँ। CH3 Cl और H, किसी का आंसर आ जाए तो बोल सकते हो, मेरे पास आंसर अवेलेबल है। यहाँ पे CH पीछे चला गया, इसको मैं पीछे वाले को घुमा दिया हूँ, ठीक है ना। अगर वो वहां चला जाएगा तो ये Cl पीछे चले जाएंगे,
और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ चला आएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो एक्लिप्स फॉर्म में। इसको मैं इसको पकड़ के खींच देता हूँ, तो यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया COH, इधर आ गया Cl, इधर आ गया HH। क्या ऐसा बना बच्चा? यस सर। हाँ, यही हमारा फिशर है, यही हमारा फिशर है कहने का मतलब। अच्छा, इसको भी चलो फिशर में बना लो। याद करो इसको फिशर में कैसे बनाओगे? क्या इस फॉर्म में फिशर बनेगा ये कभी? नो सर, नहीं सर। इसको घुमाना पड़ेगा, एक्लिप्स करना पड़ेगा। तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, ऐसा मतलब सब एक तरफ आ जाए। तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे Cl चला जाएगा पीछे, और इसको पकड़ के खींच दो। हाँ ठीक है बच्चा, क्षितिज आपका आंसर सही है। इसको पकड़ के ऐसे करके खींच दो, ऐसे पकड़ो, ऊपर से तुम देख रहे हो, ऊपर से तुम्हारी आंखें ऊपर है, तुम ऊपर से देख रहे हो, उसको नीचे लाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे खींच दो। जैसे खींचोगे बच्चा CH3 ऊपर चला गया, COH नीचे चला गया, Cl इधर आ जाएगा, यह हाइड्रोजन इधर, यह हाइड्रोजन इधर, ये Cl इधर। क्या ऐसा कुछ बन रहा है? यस सर। अब इन दोनों में Yes, रिलेशन sir. निकाल लो। इन दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है देखो जरा। ये वाला चीज तो चेंज हुआ ही नहीं, ये वाला चीज चेंज हुआ ही नहीं, और ये वाले चीज में एक इवन ऑड एक्सचेंज है, दिख रहा है बच्चा? यस सर। यस तो हम बोलेंगे दे आर डायस्टीरियोमर्स। आप जब फिशर बना लोगे बच्चा, तो आपको क्वेश्चंस बनाने में मेरी गारंटी है कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चा, कोई तकलीफ नहीं, जरा सा भी की तकलीफ नहीं होगी। फिशर बनाना सीखो। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? यस यस सर। सर। यस सर। अब कोई कहेगा सर मैं यहीं पे कर लेता हूँ, होगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि न्यूमैन में तुम्हें RS निकालना कहाँ सिखाया है, वो तो फिशर में कन्वर्ट करना होता है। चलो सर न्यूमैन से भी निकालने का कोई तरीका होता है डायरेक्ट? नहीं, या तो सोहर्स में निकालो, सोहर्स नहीं, या तो तुम सोहर्स से कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर लो, इसमें फिशर में। फिशर हाँ, या तो वेज डैश में तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बच्चा। क्लियर है? ओके सर। चलो, हमने RS तुम्हें दो ही कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया, या तो वेज डैश में या तो फिशर में। फिशर में। चलो, सोहर्स भी दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? फिशर में। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। चलो, जिन लोगों ने नहीं सही किया ना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबके लिए, मतलब ये क्वेश्चन आप लोग सही कर दो, बस ये उम्मीद है आपसे। ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये दोनों आपस में कैसे कंपाउंड है मुझे बताइएगा बच्चा। HCl HCl COH, ये दोनों कैसे कंपाउंड है आपस में बताइएगा ध्यान से। मुकुल सही है बच्चा आपका आंसर, वेरी गुड बच्चा। भूपेश आंसर कुछ गलत किया बच्चा आपने, बढ़िया से देखो, एक बार बढ़िया से देखो। डायस्टीरियोमर्स नहीं है, डायस्टीरियोमर्स नहीं है। हाँ, दे आर आइडेंटिकल है सर, आइडेंटिकल है। तुम बनाओ अच्छे से। पहले ध्यान रखो, मैंने कार्बन चेन को ऊपर रखने के लिए CH3 को ऊपर रखा और नीचे वाले कार्बन को पीछे से रोटेट कर दिया, COH को यहाँ ले आया, ठीक है, ताकि मैं CH3 और COH पकड़ के खींच दूं। तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। जब इसको आप रोटेट करोगे तो ये Cl बच्चा यहाँ चला जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। जब तुम इससे फिशर बनाओगे तो इसका फिशर देखो कैसा दिख रहा है। CH3 COH और इसका Cl इधर है, ये H है, इसका Cl इधर है, ये H है। ऐसा ही दिख रहा है ना? नहीं, एक सेकंड, ये आइडेंटिकल कहाँ यस सर, है? मेरा लोगों भी का सर। सही है फिर? आइडेंटिकल नहीं। यस सर, आइडेंटिकल है ही नहीं। हाँ, ये रोटेट हो गया बच्चा, ध्यान से। ये Yes, किसी ने sir. आइडेंटिकल दिया। ये आंसर मेरे पास जो आंसर की पड़ा हुआ उसमें गलत लिखा हुआ, मैंने चेक नहीं किया था, मैंने वहीं से देख के बोला कि आपका सही है, वरना ये मैं बनाया तो आइडेंटिकल नहीं आ रहे हैं। आप बताओ ये दोनों आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। तो जिनका डायस्टीरियोमर्स है वो सही है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। मतलब मुझे इस आंसर की पे विश्वास नहीं है। अब आंसर मैं निकाल के बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ठीक है? चलो,
सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो बच्चा। सर जो जैसे आगे रहते हैं उनको लेफ्ट साइड में बनाते हैं क्या? मतलब इसमें बोल रहे हो न्यूमान में? हाँ सर। देखो ये जो सर, टॉप पे आए ना, इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींच दो, तो जो इस पोजीशन पे वो यहाँ आ जाएंगे, जो यहाँ है वो यहाँ आ जाएंगे। तो आपके CH3 के साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया। CH के साथ कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन। उसका क्लोरीन किधर है? इधर है, दिख रहा है? ओके सर अब समझ। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर गलती भी हुई तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 हम प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है। CH3 Cl H COOH Cl Br। एक ये कंपाउंड दिया है मेरे को, सोहर्स प्रोजेक्शन, और एक कंपाउंड हमने मेरे को ये दिया बच्चा COH मत करो इसको। इस कंपाउंड में कुछ ऐसा दिया है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ऐसा दिया है। मैं फिर से बना रहा हूं, जो दिया है मैं वही बना रहा हूं। Cl H CH3 Br Cl और ऊपर COH। ठीक है बच्चा, ऐसा दिया हुआ है मेरे को, जैसा दिया हुआ मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको एक बार ट्राई करना है कि ये दोनों आपस में क्या है। ऐसे तो दिखेंगे नहीं, हवा में थोड़ी दिखेगा, उसका पहले आपको प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। जल्दी से सोचो। मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचो, ठीक है। एनैंशियोमर्स आ रहे क्या सर? मुझे नहीं पता बच्चा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास आंसर नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, मैं भी आंसर तुम्हें बताता हूँ। CH3 ऊपर आ गया, ये Cl पीछे चला जाएगा, ये H इधर है। COH पीछे वाले को इस बार मैंने नहीं घुमाया, ठीक है ना, पीछे वाले को ऐसे फिक्स रखा है। मैं हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करता हूँ, ये चीज आप देख रहे होगे, Br और ये Cl है, ठीक है। सर डायस्टेरियम। हाँ डायस्ट्रियोमर्स ही है बच्चा, डायस्टेरियोमर्स ही है। COH ये वाले Cl इधर आ गए, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये Cl इधर है, ये Br इधर है। अब दोनों में रिलेशन देख लो, तुम्हें दिख जाएंगे। जो फिशर बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें दिख जाएगा कि वो कंपाउंड आपस में क्या है। क्या है दोनों बच्चा? देखो ध्यान से देखो बच्चा, इस कंपाउंड में हमने इसके साथ क्या चेंज किया? देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन इसके साथ एक ऑड एक्सचेंज किया, दिख रहा है? यस सर। तो सपोज करो, देखो मेरी बात समझना, सपोज करो ये R और S है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R और R। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। मतलब ये आपस में डायस्टेरियोमर्स हैं। बच्चा मैं यही चीज सिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, क्योंकि यहाँ सारा क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करना। फीचर बनाने का तरीका एक ही है बच्चा, हर वक्त ऐसा न्यूमान बनाना, उससे कन्वर्ट करना, हर वक्त ऐसा सोहर्स बनाना और उससे कन्वर्ट करना, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी, विश्वास मानो। अब एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को गुड बाय बोलते हैं। कितने क्वेश्चन करा दिया? काफी करा दिया, 9 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखो बच्चा एक क्वेश्चन, इसका भी एक बार बता दो क्या है ये। मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और यहाँ है बच्चा ड्यूटेरियम मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन। जरा इसका बताओ क्या है ये दोनों आपस में, इसका रिलेशन बताओ, सोचो एक बार। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, RS निकालो, खत्म करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, RS निकालो। सर आइडेंटिकल ना, एनैंशियोमर्स। यस इनएंशियोमर्स। अच्छा इसका RS क्या आ जाएगा? 1 2 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो R है और हॉरिजॉन्टल पे है, तो R का क्या कर दोगे? S। एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 देखो,
R। तो S और R आपस में क्या होते हैं? इनेंशियोमर्स होते हैं। खत्म। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और कर लो। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें, मिथाइल हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन मिथाइल, और दूसरा क्वेश्चन दिया चाहूँ तुम्हें मिथाइल NH2 हाइड्रोजन, और ये बचा मिथाइल NH2 हाइड्रोजन। इन दोनों में का रिलेशन निकालो। बोलो बच्चा, आया किसी का? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। डाइस्टीरियो। ये अब आपका क्या आया मुझे नहीं पता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में मैं देख पा रहा हूँ मिथाइल और मिथाइल अपोजिट है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसमें मिथाइल मिथाइल अपोजिट लाने का, इवन एक्सचेंज करके। तो इसमें मैं इवन एक्सचेंज करता हूँ पहले। अमाइन इन्वर्जन लगेगा ना इसमें? नहीं बचा, अमाइन इन्वर्जन इसमें काम नहीं करना है हमको, हम इस कायरल सेंटर के अबाउट काम कर रहे हैं। आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये आ जाएगा NH2H। यहाँ पे मैं मिथाइल को एक एक्सचेंज करके नीचे ला रहा हूँ, तो NH यहाँ चला गया, H यहाँ चला गया, NH2 यहाँ चला गया। सही है ना ये? यस सर। तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं? देखो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कैसे दिख रहे हैं ये बताओ जरा मुझे। डायस्टीरियोमर्स। डायस्ट्रियोमर्स। अरे आइडेंटिकल तब दिखते हैं ना भाई मेरे, जब मीजो होता। ये मीजो है क्या बच्चा? दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज है। अरे दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम एक मिरर रखोगे तो तुम्हें यही दिखेगा ना, देखो ना। अरे बोलो सर, पर इसमें अगर एक और इवन एक्सचेंज करे तो ये सेम नहीं हो जाएंगे? सेम नहीं हो जाएंगे मतलब? तुम कैसे सेम करना चाहते हो? करके दिखाओ मुझे एक बार। सर अगर हम लोग सेकंड वाले में NH2 और मिथाइल को नीचे वाले एक्सचेंज कर दें और ऊपर वाले कार्बन में हाइड्रोजन और NH2 नहीं को नहीं नहीं, एक कायरल सेंटर के अबाउट इवन एक्सचेंज, वो तो ऑड ऑड एक्सचेंज हो गया। एक ही नहीं सर, यहाँ पर कायरल NH2 को आप exchange- क्या बोले बच्चा? सर एक इस ही कार्बन कार्बन, पे राउंड कर सकते हैं इवन हाँ हाँ, ओके। एक कायरल सेंटर के अबाउट। अब पता चला इसमें एक्सचेंज कर दिया, ऊपर एक्सचेंज कर दिया, ऐसे थोड़ी करना है, तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। ये दोनों बच्चा आपस में इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर मतलब सर। ऑड एक्सचेंज यहाँ पे नहीं कर सकते? नहीं, ऑड एक्सचेंज से तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा, कंपाउंड ही अलग हो जाएगा। अरे सीधी सी बात है, ओके यहाँ सर। पर तुम ऐसे एज्यूम कर लो, तुम्हें अगर कोई ज्यादा वो है ना निकालने के लिए, तो तुम एज्यूम कर लो कि ये R होगा, ये S होगा, कुछ भी एज्यूम कर लो, A और B एज्यूम कर लो, कुछ भी एज्यूम कर लो। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक तुम्हें एक एक्सचेंज दिख रहा है? यस सर। तो अगर तुमने इसको R एज्यूम किया तो ये S हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब तुम यहाँ पे देखो तुमने क्या किया है, यहाँ पे तुमने मान लो S एज्यूम किया, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आया तो कितने एक्सचेंज दिख रहे हैं? देखो जरा ध्यान से देखो। 2। नहीं, इसके रेस्पेक्ट में तो इसके रेस्पेक्ट में तो एक ही दिख रहा है, देखो। यस सर। इसका मतलब जो तुमने एज्यूम किया उससे वो चीजें क्या होगी? अब वो चीजें तो तुमने यहाँ से यहाँ जब तुम करोगे तो ध्यान से देखो, तुमने इसको एक्सचेंज किया तो ये दोनों तो चेंज होकर ये हो जाएगी, लेकिन ये मॉलिक्यूल को रोटेट भी तो किया जा सकता था ना, क्योंकि रोटेट करने पे मिथाइल और मिथाइल ऊपर चला जाएगा, उससे तो कॉन्फिगरेशन नहीं बदलेगी। हो सकता है रोटेट करके उसका मिरर इमेज लिया गया हो सकता है मिरर इधर रखा गया हो, किसी तरह से हो सकता है। इसलिए सबसे इजी मेथड तुम्हें बता रहा हूँ बच्चा, यहाँ पर तुम क्या करो, इस कंपाउंड का RS निकालो, इसका RS निकालो और इसके RS से कंपेयर कर दो, या फिर तुम इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाओ जहां पे मिथाइल और मिथाइल नीचे है, जैसे यहाँ पे है। हमने वही चीज किया कि एक मिथाइल को यहाँ लाया, NH2 को यहाँ भेजा, NH2 को यहाँ किया, हाइड्रोजन को यहाँ भेज दिया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। इसको फिर इससे कंपेयर कराया। हमेशा कंपेयर आइडेंटिकल के साथ कराया करो। आइडेंटिकल का मतलब पोजीशन सेम होनी चाहिए इन ग्रुप्स की, तब कराया करो, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा से क्लियरली दिख जाएगा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है,
ओके सर। ओके सर। हमेशा इस चीज को फॉलो करना बच्चा। बाकी क्वेश्चंस मैं तुम्हें घर के लिए दूंगा, घर पे ट्राई करना और फिर उसको हम वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तुम कम से कम 2 पेजेस छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा, वो तुम बना लेना, ठीक है? सर अमाइन सर फिर वर्जन में उतना ही क्या देना, होता है? ज्यादा मत। अमाइन इन्वर्जन अभी नहीं पढ़ा है बच्चा, ओके अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है? हेडिंग डालेंगे बच्चा DL कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लोगों ने अभी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा RS कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही DL कॉन्फ़िगरेशन पहले चलता था, अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जेईई इसमें क्वेश्चंस पूछता है, इसलिए हम DL कॉन्फ़िगरेशन समझा देते हैं बच्चे को। यूजफुल नहीं है, जैसे सिन एंटी यूजफुल ज्यादा नहीं था, वैसे ही D और L ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है। तो लिखेंगे बच्चा D एंड L, ये कैपिटल D और कैपिटल L है, स्मॉल मत लिख लेना। D और L कॉन्फ़िगरेशन इज टर्म्ड एज, ये इजी टॉपिक है बच्चा, इज टर्म्ड एज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये हल्ला उल्ला जो करते हैं ना, बहुत बदमाश है। इधर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, D और L आपको निकालने के लिए बच्चा आपको करेक्ट फीचर का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वैसा फीचर, जो फीचर आपने बनाया वो फीचर हर समय सही है, नो डाउट, लेकिन अब आपको क्या करना है, फीचर को करेक्ट वे में सोचना है। मतलब D और L तभी काम करेगा जब आपके फीचर में गोल्डन रूल अप्लाई होगा। अब ये गोल्डन रूल क्या होता है हम बात करते हैं, ठीक है? D एंड L configuration is applicable in correct feature formula या हम उसको बोल देते हैं फीचर विद गोल्डन रूल, ठीक है? फीचर विद गोल्डन रूल। बच्चा टाइप बाद में मैसेज करो, बाद में बताएंगे क्या तुम पूछना चाह रहे हो। फीचर विथ गोल्डन रूल। अब ये गोल्डन रूल क्या होता है बच्चा? बहुत सिंपल रूल है, जो आपने फीचर बनाया है ना, वो फीचर को करेक्ट वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पर छोटा सा टॉपिक गोल्डन रूल पढ़ा देता हूँ, फिर तुम्हें फीचर के बारे में बताता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे बच्चा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल नंबर 1 है बच्चा कि जो फीचर आपने बनाया है उस फीचर में वर्टिकल जो पोजीशन है, वर्टिकल लाइन है, उसमें मैक्सिमम कार्बन चेन को रखो। तो लिखो मैक्सिमम कार्बन चेन should be placed at vertical lines। नंबर 2 है बच्चा हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप is placed at the top position if possible। यही बच्चा गोल्डन रूल है। अब आपको विश्वास नहीं होगा, ये टॉपिक इतना इजी है, यूं आप निकाल लोगे, देखना कैसे। तो पहले तो डी और एल के लिए आप हाँ बच्चा सर इफ पॉसिबल मतलब क्यों? अभी बताएंगे। इफ पॉसिबल का मतलब हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को नहीं रख सकते, लेकिन हायर प्रायोरिटी को तो रखना ही रखना। जैसे अल्कोहल भी आ गया, COH भी आ गया, तो एक को आपको रखना पड़ेगा, दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ये बताएंगे। ओके सर। ठीक है, जैसे बच्चा मान लीजिए आपने फीचर बनाया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये फीचर बनाया, ठीक है? CH3 COH HCl HBr। ध्यान से देखो, ये फीचर सही है, जैसा बनाते थे वही है ना फीचर, ठीक है? यस। लेकिन मैं कहूंगा सर ये फीचर तो सही है,
लेकिन इस फिशर में गोल्डन रूल लगा है क्या? देखो जरा, गोल्डन रूल क्या कहता है? मैक्सिमम कार्बन चेन को कहाँ रखना है आपको? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन में। मैक्सिमम कार्बन चेन कितने की बन सकती है? 4 कार्बन की, वो तो रखी हुई है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को कहाँ रखना है? टॉप पे। तो अब बताओ मुझे कि हायर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो COH है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। इसको टॉप पे लाना है, कैसे लाऊं? रोटेट कर देंगे 180 डिग्री रोटेट। तो मैं कहूंगा सर इसमें गोल्डन रूल अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं इस तरह से, तो मैं कहूंगा कि सर COH ऊपर आ जाएगा और CH3 नीचे चला जाएगा, और ये H, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। मतलब जी यहाँ सर। फॉर्मूला में फिशर भी सही है और गोल्डन रूल भी सही है। कहने का मतलब ये गोल्डन रूल और फिशर के साथ अगर सही है तो हम उसको करेक्ट फिशर फॉर्मूला बोलते हैं बच्चा, और कुछ नहीं है। अगर CH नीचे है तो उसको पलट दो, CH कहीं और है तो उसको रिप्लेस कर दो, या कोई दूसरा फंक्शन ग्रुप है तो उसके रेस्पेक्ट में देख लो। मेरी बात क्लियर हो गई सबको? यस अगर दोनों सेम Yes, ग्रुप sir. होते तब कैसे करते सर? दोनों सेम होते तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला इफ पॉसिबल। दोनों को एक साथ Yes, नहीं रख sir. सकते ना टॉप पे। यस सर, यस। अभी आएगा, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप समझोगे। तो डी और एल को कैसे डिफाइन किया गया, इसका रूल लिखेंगे। रूल नंबर 1, फर्स्ट ड्रॉ करेक्ट फिशर फॉर्मूला। सबसे पहले आपको करेक्ट फिशर फॉर्मूला ड्रॉ करना है बच्चा। डी और एल निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, बहुत इजी सी बच्चों वाला रूल्स है। मतलब फिशर विथ गोल्डन रूल। दूसरा, अब सुनना बच्चा, जो ये डी और एल है ना, दो ही के रेस्पेक्ट में एप्लीकेबल है, या तो OH के रेस्पेक्ट में या तो NH2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब सुनना, अब लिख रहा हूं मैं DL कॉन्फ़िगरेशन, D and L कॉन्फ़िगरेशन only use when NH2 or OH groups are present. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। तो मैं इसको कोई रूल नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि तब यूज होगा बच्चा जब ये कॉन्फ़िगरेशन में है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको उठा के, मैं आपको बस लिखने के लिए समझाने के लिए समझा रहा था, इसको उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब OH ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप होगा तब जाकर हम D और L को यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करते। ये पुराना है, काफी पुराना है, पहले चलता था, अब नहीं चलता है मार्केट में। ठीक है, तो इसके रूल्स हैं कि इन करेक्ट फिशर फॉर्मूला if OH is present right side on the last chiral carbon, अगर ये राइट साइड में होगा बच्चा तो हम उसको बोल देंगे डी फॉर्म। ठीक है, और अगर बच्चा इफ OH is present left side on last chiral carbon, तब उसको बोल देंगे एल फॉर्म। ध्यान रखेंगे बच्चा, OH के लिए ऐसा करेंगे, सिमिलरली सेम एज NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के लिए आपको यही चीज करना है जो मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको क्या सिखाया बच्चा कि करेक्ट फिशर फॉर्मूला में अगर OH राइट साइड में हो तो D फॉर्म, लेफ्ट साइड में हो तो L फॉर्म, खत्म। NH2 अगर राइट में हो
तो डी फॉर्म, लेफ्ट में हो तो एल फॉर्म। डी का मतलब दायां, दायां समझते हो, हिंदी वर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, डी yes, का sir. मतलब दायां, दायां का मतलब राइट साइड, Right. एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाय बायां बायां। साइड। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करो, फिर तुम्हें हम और भी तरीका सिखाएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चंस करो फिर बताना। आपको डी और एल फॉर्म बताना है क्या है, कौन सा फॉर्म है ये। पहला क्वेश्चन आपके लिए, COOH OH H CH3। पहले तो बताओ ये करेक्ट फिशर है या नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। जो करेक्ट फिशर है हमने बना रखा है, पहले से आपको करेक्ट फिशर ही दिया है। अब लास्ट कायरल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन का मतलब समझो बच्चा, जो सबसे नीचे है, डी हो गोल्डन जाएगा। फिशर फॉर्मूला में। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा बच्चा? डी। D. डी। D. क्योंकि ये दायां साइड है, ये इसलिए डी फॉर्म है। वेरी गुड। क्या इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं? हाँ सर, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस लिखें और आंसर करने की कोशिश करें। HOH OH H और CH3। बताइए कौन सा फॉर्म है? D. 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 डी फॉर्म। क्योंकि करेक्ट फिशर है, और करेक्ट फिशर में हमेशा हम कहेंगे कि सर हम लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखते हैं, खत्म। दायां साइड है तो डी, बायां साइड है तो एल। इस तरह से कहानी चलेगी। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए आ रहा है स्क्रीन पे। CH3 COH OH H OH H। D. L. सर करेक्ट फिशर फॉर्म वही नहीं है ये, फिशर फॉर्म। ये Yes, करेक्ट update फिशर करना नहीं है, पड़ेगा ट्रांसफर पहले। कर पहले देंगे। चेंज करना D पड़ेगा। आएगा फिर। हाँ, इसमें मत बोल देना, इसमें ऑल्दो आंसर सेम आ रहा है नो डाउट, लेकिन इसमें मत बोल देना। हम हाँ जी पहले सर, 180 rotate करके डिग्री बोलना। रोटेट करेंगे, तो COH यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा, और COH जैसे ऊपर गया बच्चा, ये OH इधर चला आया, ये H इधर चला आया, ये OH इधर चला आया, ये H इधर चला आया। अब देखो ये कौन सा हो गया? D. 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 बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या टॉपिक इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CH3 H OH H H, और सपोज करो यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ये कौन सा फॉर्म है बताओ, बोलो। सर सर इस L. 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 दिस इज डी फॉर्म। एल कैसे बोल रहे हो? सर बाद वाला तो कायरल है ही नहीं। बाद वाला कायरल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आ जाए तो हम इसको भी डील कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पर यही कंपाउंड में COH लगा दूं तो शायद आपका सस्पेंस और क्लियर हो जाएगा। अब बताओ कौन सा फॉर्म है ये? डी। डी ही है बच्चा, क्योंकि ये वाला कायरल नहीं है, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। क्लियर है ना? Yes, sir. तो देखो लास्ट कार्बन वेराइटी। के रिस्पेक्ट में नहीं देखते? हाँ बच्चा, लास्ट कायरल सर। कार्बन लिखा है बच्चा, देखो। उसके साथ COH होना जरूरी ओके है। सर। अगर तुम ये कार्बन देखोगे तो ये कायरल कहाँ रहा? बेचारा कायरल है ही नहीं। समझ गए? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराता हूँ, थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे बच्चा COH H क्लोरीन CH3 OH Cl। ये कौन सा फॉर्म है बच्चा, देखिए बताइए। Sir, D. D. डी है सर। Sir, arene. OH मत लगाओ, ये तुम लगा दो क्लोरीन। चलो ये दोनों फॉर्म बताओ। पहला 5वां नंबर का आंसर क्या आ रहा है? D. डी। डी। कैसे आया डी बच्चा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? Sir, करेक्ट 2 फिशर। इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके। वेरी गुड। 2 एक्सचेंज कर लेते हैं अपन नीचे पे, क्योंकि ऊपर तो सही है। तो नीचे अगर आप इवन एक्सचेंज करोगे तो बच्चा CH3 को नीचे लाना पड़ेगा पहली बात तो करेक्ट फिशर में। तो OH वहां चला गया, OH यहाँ चला आएगा, फ्लोरीन यहाँ चला, क्लोरीन यहाँ। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो Yes, दिस इज sir. नथिंग बट डी फॉर्म। बस खत्म, दिस इज डी फॉर्म।
अच्छा ये वाला देखो जरा, D फॉर्म। D फॉर्म। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाले के साथ कुछ नहीं करना है अपने को। नीचे वाले में अपने को CH3 यहाँ चाहिए, NH2 वहां है, हाइड्रोजन वहां चला गया, तो NH2 को यहाँ कर दीजिए, H को यहाँ कर दीजिए। अगेन दिस इज D फॉर्म। सही है ना बच्चा? यस सर। ठीक है, अगर आप ठीक ठीक समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए CHO, यहाँ पे बच्चा OH, यहाँ पे बच्चा CH3, यहाँ पे बच्चा H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। बताइए कौन सा फॉर्म है? फिशर निकालोगे तब पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, फिशर का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। फिशर नहीं आता है तो गया, कुछ भी नहीं आता है, फिर DL सब चला गया। हम बच्चा D। ठीक है, पहले हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बना लेते हैं। ये CHO ऊपर है, ये H, ये OH, नीचे से रोटेट करके CH3 को यहाँ लाए, तो मेरे हिसाब से OH यहाँ चला जाएगा, H यहाँ चला जाएगा। इसको ओपन कर दो। जैसे ओपन करोगे बच्चा, CHO ऊपर, CH3 नीचे, CHO पे 2 ग्रुप लगा हुआ है, OH और H। यस सर, D। तो दिस इज D फॉर्म। क्या दिख गया क्या? दिख गया सर। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन कर लो, थोड़ा अलग टाइप का। ये क्वेश्चन एक बार करके दिखा दो मुझे। यहाँ इस तरह का क्वेश्चन है बच्चा, CHO, CH2OH, यहाँ पे बच्चा OH और यहाँ पे बच्चा OH। एक बार इसको दिखा दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम सीख गए हो। सर L। बढ़िया से करो, पहले जल्दबाजी कर रहे हो। क्या इससे हम फिशर बना सकते हैं? यस सर। तो सर इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाना पड़ेगा, तो चलो घुमा देते हैं। तो घुमाने के बाद ये CHO नीचे चला आएगा, ये CH2OH आ जाएगा। नो डाउट यहाँ पे तो OH और H है, यहाँ OH पीछे था, OH अब आगे चला आएगा और ये हमारा H हो जाएगा। अच्छा, इसको आप कहाँ से देख रहे हो? ऊपर से देख रहे हो, ध्यान से देखना। अच्छा, वर्टिकल पे कौन आना चाहिए, CHO या CH2OH? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शनल ग्रुप OH कौन सा पीछे है? नहीं आएगा। कौन सा बच्चा? OH ये वाला। ये सर। अगर तुम इसको घुमाओगे तो ये पीछे है, ये पीछे है, देखो ध्यान से, पीछे है। अब तुम घुमा रहे हो, ऊपर ला रहे हो, तो आगे आ गया ना। ओके सर, ओके। नीचे से घुमा रहे हो ना बच्चा, इसलिए। तो अब मुझे बताओ कि CHO आगे आना चाहिए बच्चा, यस और नो? यस सर। इसको पकड़ के यहाँ खड़ा करो, इसको पकड़ के नीचे खड़ा करो और इसको खींच दो। जैसे खींचोगे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मुझे बताओ। CHO, CH2OH, तुमने खींचा, बताओ जरा OH कहाँ चला गया? राइट साइड। राइट में। बस खत्म, आंसर आ गया। दिस इज D फॉर्म। वेरी गुड बच्चा। इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, D फॉर्म और L फॉर्म। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट डाल लें बच्चा, नोट पॉइंट जो अभी तक आपने नहीं किया। अभी या तो OH प्रेजेंट था या तो NH2 प्रेजेंट था, यही किया ना बच्चा? यस यस अच्छा, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो हम किसके बेसिस पे देखेंगे? क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो जाए तो हम कैसे देखेंगे बच्चा? नहीं, लिखो इफ बोथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिखो मैं लिखा देता हूं। इफ बोथ OH and NH2 are present in same compound, then observe that farthest chiral carbon which contain NH2 group, अगर NH2 तुम्हारा राइट साइड है तो क्या बोल दोगे? D। और NH2 अगर लेफ्ट साइड है तो L। मतलब हमने प्रायोरिटी किसको दिया? NH2 को। बस इतनी छोटी सी बात आपसे करनी थी।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल इस पर रख देता हूँ, ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन आज का। सर मैंने इसका डिस्कशन, हाँ बोलो बोलो बच्चा। सर इसकी कोई वजह है क्या, मतलब कोई रीजन नहीं है? बच्चा, ये कन्वेंशनली माना गया है ऐसा, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आईयूपीएससी में रूल्स, अब ये क्या है ना, पुराना हो गया, अब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं। अब तुम सोचो ना, किसी सर्टेन जगह पे एप्लीकेबल है, दिख रहा है ये, हाँ सर, OH और NH2। तुम हर एक जगह हाँ जी इसको सर। नहीं लगा पाओगे बच्चा, ठीक है। ओके अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ इस तरह से, तुम बता दो ये कौन सा फॉर्म है, फिर अपन इसको खत्म कर देंगे। COH H NH2 OH CH3, बताओ ये कौन सा फॉर्म है? D। D। दिस इज डी फॉर्म। हम इससे डिसाइड किए, ध्यान रखो, फारदेस्ट कार्बन जो कायरल है, सबसे नीचे चलते आओ, जहां पे तुम्हें NH2 दिख जाए उससे आंसर दे दे, तो हम कहेंगे सर ये फॉर्म हो जाएगा डी फॉर्म। क्लियर है बच्चा? यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये इसका फारदेस्ट बेस्ट कार्बन का क्या रोल है इसमें? यहाँ से फारदेस्ट कार्बन, जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल तुम्हें इस तरह का दे दें, बताओ ये कौन सा फॉर्म है? D। L। एल। जितना दूर जा सकते हो जाओ, और जहां तुम्हें NH2 दिख गया उसके हिसाब से आंसर दे दो। फारदेस्ट कार्बन का यही रोल है ओके बच्चा, सर, यही अब समझ आपका गया। देगा एल फॉर्म। सर OH और NH2 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो? हाँ बच्चा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आए तो फिर? इस पे तो NH2 डिसाइड Yes, sir. करेगा। NH2 Okay, देखो sir. सीधी सी बात है, NH2 डिसाइड करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें ऊपर जितने भी एग्जांपल दिए हैं उसमें देखो सिर्फ OH है, देखो ध्यान से, Yes, दिख sir. रहा है? उसमें NH2 मैंने डाला ही नहीं जानकर, ऐसे एग्जांपल्स एक्सक्लूड कर दिए। तो ये टॉपिक समझ में आ गया बच्चा? इजी टॉपिक था। यस सर। अच्छा 2 मिनट अगर और टाइम दोगे तो एक छोटा सा टॉपिक और खत्म कर दूंगा। 2 मिनट बोलो। नहीं 2 सर, अगली मिनट। क्लास में नहीं कर सर। लेंगे। नहीं सर, अभी हेलो क्लास सर। आज की क्लास है। हम लोग वेडनेसडे को मॉर्निंग में मिल रहे हैं, ठीक है ना? ओके आज सर। जो Yes, sir, होमवर्क sir, देंगे sir. और जो पहले का होमवर्क था सबको करना है आपको। क्लियर है बच्चा? यस सर सर। प्रैक्टिस Okay, सेट के sir. सॉल्यूशन डाल दीजिएगा ग्रुप पर। कल डाल देना सर। ठीक है, मैं डाल आज दूंगा। देख। ठीक है, एक बार मुझे रिमाइंडर कर देना बच्चा, अगर मैं ना कर पाऊँ तो मुझे एक बार बता Okay, देना, sir. क्योंकि मैं क्या होता है ना, क्लास के Yes, sir. दौर में ध्यान से उतर जाती है, आप बता देना। चलो ठीक है बच्चा, ओके ठीक है सर। ओके, बाय Bye, बाय बाय। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय। बाय सर।